हमारा मौजू जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कैफ़ी आज़मी की किताब नई गुलिस्तां है। और इस किताब की तारीफ़ यहाँ जो हमारे बहुत अहम अदीब रहे हैं प्रोफ़ेसर नैयर मसूद साहब, उन्होंने भी की थी और ये कहा था कि कैफ़ी नस्र भी बहुत खूबसूरत लिखते हैं। बहरहाल हम अपने एक्सपर्ट्स को सुनेंगे। सर प्लीज़ आप लोग इसको कंटिन्यू प्लीज़ करिए सर। आज इस कैफ़ी एकेडमी में आयोजित कैफ़ी आज़मी के 24वें स्मृति दिवस पर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे गुरु प्रोफेसर अली अहमद फातमी साहब, जिनको देखकर सुनकर हम लोग पढ़ना भी सीखे, बोलना भी सीखे। मुझे लग रहा है कि 7 या 8 बरस बाद आज मुलाकात हुई तो मुझे लोगों ने मंच पर ही सीधे बैठा दिया। आदरणीय फातमी साहब और इसका संचालन कर रही रेशमा परवीन मैडम, प्रोफेसर खान अहमद फारूक साहब, मेहदी साहब का ये आग्रह था जिसकी वजह से मैं आया। मेरा नाम उदय भान यादव है। यहाँ काफ़ी लोगों से मैं परिचित भी हूँ, बहुत सारे लोगों से नहीं परिचित हूँ। मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, एक राजकीय महाविद्यालय में हिंदी का शिक्षक हूँ। थोड़ा सा गला 2 दिन से ख़राब है। तो कैफ़ी साहब चूँकि मेरे पड़ोस के ही रहने वाले हैं थे। मेरा घर अंबारी था तो मैं बचपन में सुनता था कैफ़ी साहब का नाम। और पिछली बार भी मैंने बताया था, इस बार थोड़ी सी बात करूँगा कि 1994 में मैं दर्जा 8 में पढ़ता था। तब तक यही जानते थे कि कैफ़ी साहब एक शायर हैं, फिल्मों में गीत लिखते हैं। लेकिन जब मैंने ये नई गुलिस्तां थोड़ी बहुत पढ़ी तो वो घटना याद आई। 94 में जब यश भारती मुलायम सिंह जी उनको देने गए थे तो जो उन्होंने थोड़ा सा तंज बोला था, एक लाइन वो मुझे याद है, बहुत छोटा था कि मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ बिजली बहुत गुम रहती है और जब से आपके आने का प्रोग्राम हुआ है तब से बिजली जा ही नहीं रही है, तो ऐसा कीजिए अब आप यहीं रुक जाइए। तो ये उनका व्यंग ही था, जो व्यंग आज समझ में आया कि कैफ़ी साहब केवल गीतकार ही नहीं थे, वो गीत ही नहीं लिखते थे फिल्मों में बल्कि व्यंग भी लिखा उन्होंने। देखिए अब फातमी साहब ऊपर बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जब कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे प्रोफेसर एस.पी. मिश्रा सर। कोई भी कार्यक्रम हो आपको ज़रूर बुला लेते थे। और हम लोग कभी उर्दू विभाग में, कभी हिंदी विभाग में, कभी इतिहास में सुनने चले जाते थे। तो आज उनके सामने बोलने की मेरी ऐसी हैसियत नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊँ, लेकिन कुछ थोड़ी सी बात अपनी रखता हूँ कि हमारे यहाँ हिंदी में भी एक व्यंगकार हैं हरिशंकर परसाई। और हरिशंकर परसाई जब लिख रहे थे लगभग उसी दौर में इनका व्यंग जो कालम है कैफ़ी साहब का, वो भी उसी समय छपा। वो नेहरू युग जब समाप्त होने वाला होता उससे पहले ही, तो 1964 से कुछ समय पहले से और 72 तक 2 इनकी नई गुलिस्तां 2 भागों में है। पहले भाग में उनके 125 कालम है और दूसरे में 123 कालम है। तो व्यंग, चूँकि कैफ़ी साहब जनवादी विचारधारा के रचनाकार थे और वह केवल किताबों में नहीं थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मिजवां बहुत सारे लोग गए होंगे इसमें और बहुत सारे लोग नहीं भी गए होंगे। जब लोगों के पास प्रसिद्धि आती है, पैसा आता है, पहचान आती है तो लोग गांव छोड़ के शहर जाते हैं। उससे बड़ा शहर मिला तो उससे बड़े शहर में चले गए। लेकिन कैफ़ी साहब शहर से वापस आए गांव में, और केवल किताबों में उन्होंने लोगों के बारे में लिखा नहीं, लोगों के बारे में गांव में किया है। वहाँ स्कूल है, लड़कियों के लिए कॉलेज है, सड़क है और ये डाकखाना है, एटीएम है। ये सब सारी चीज़ें 20 बरस पहले से हैं। मतलब तरक्की पसंद जो है, प्रगतिशील, किताबों में ही केवल नहीं थे बल्कि अपने खुद के जीवन में भी थे। जैसा हम लोगों ने देखा भी है और जो उनके साथ रहे हुए लोग हैं उनको देखे हैं, वो भी ऐसा उनको कहते हैं। तो व्यंग आता कहाँ है? व्यंग कहने का अवसर कहाँ मिलता है? व्यंग वहाँ कहने का अवसर मिलता है जहाँ कुछ असंगत हो। फातमी साहब, जहाँ कुछ एब्सर्ड होगा, जहाँ कुछ असंगत होगा।
मौका वही है व्यंग कहने का। उस समय जबकि देश की आज़ादी की 1.5 दहाई से ऊपर हो चुके थे, जब कैफी साहब लिख रहे थे, चूँकि आज़ादी के समय सपने जो दिखाए गए थे या जो हमारे देशवासियों ने सपने देखे थे, निश्चित तौर पर सपने पूरे नहीं हुए, सपने टूट भी रहे थे। तो वो केवल हिंदी साहित्य में ही नहीं आए, मैंने उर्दू बहुत नहीं पढ़ी है, मुझे लगता है फातमी साहब उर्दू साहित्य में भी सपनों का टूटना आया होगा। तो ये कैफी साहब गद्य में बातें कहें। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि किसी भी रचनाकार के लिए गद्य जो है एक कसौटी है। वही कैफी साहब जब काव्य लिखने वाले गद्य में आते हैं तो वो अपनी उसी धार के साथ आते हैं, उसी अपने तेज के साथ आते हैं। थोड़ा बहुत हमने इसमें निशान लगाया है। वैसे मैं भी आज फातमी साहब को ही सुनने आया हूँ। चंद्रभानु गुप्ता पे एक व्यंग है उनका कि बिल्ली पालना चंद्रभानु गुप्त का और पछताना मिस्ल चूहे का। कहते हैं किसी ज़माने में एक चूहा था, वह हमेशा दूसरे चूहों से जलता और नई नई चालें चलता है। सब चूहे उसकी ताकत जान लें, उसको अपना लीडर मान लें। वह जब किसी गोदाम में जाए, अनाज के बोरों में दांत गड़ाए तो दूसरे तमाम चूहे सिर्फ दुम हिलाया करें, उसका बचा खुचा खाया करें। लेकिन बज्जात चूहे उसकी बात क्यों मानते, उसको अपना लीडर क्यों जानते कि भगवान ने उसको भी दांत दिए हैं, अंधेरे उजाले उन्होंने भी शिकार किए हैं। कुछ जो बातें उन्होंने अंत में कही है कि वही बिल्ली गुप्ता जी पर गुर्राने लगी, उनको दांत पंजे दिखाने लगी और गुप्त जी बेचारे मिस्र चूहे से पछता रहे हैं, अपने मददगारों के घर बार बार जा रहे हैं, लेकिन जहाँ जाते हैं जो दरवाज़ा खटखटाते हैं उसी को बिल्ली का दोस्त पाते हैं। हद तो यह है कि उनके इकलौते वफादार पुराने यार बनारसी दास भी उनको धता बताते हैं, बिल्ली के गुण गाते हैं। शायद जब बिल्ली कुर्सी छोड़े, उस ओहदे से मुंह मोड़े तो ये कुर्सी छिपाए जाएं और खोटे सिक्के की तरह चलाए जाएं कि बाज़ार में आज भी बहुत से खोटे सिक्के चल रहे हैं। बुजुर्गों ने फरमाया है किसी के लिए जो बिछाते हैं जाल, कभी आप ही उसमें फंसते हैं। वो दिखाते हैं दलदल का वो रास्ता, किसी रोज़ दलदल में धंसते हैं। वो लिखा है किसी ने गुप्ता का हाल कि रोते हैं वो न हंसते हैं। जो हुआ इस तरह खत्म सीबी का जोर, दवा तोड़ दे जैसे टीबी का चोर। तो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं, कम से कम आज से तो बेहतर रही होंगी, आज से बेहतर रही होंगी। उसके बावजूद भी कैफी साहब को लिखने का मौका मिला, व्यंग को लिखने का मौका मिला। वहीं व्यंगकार ऐसा भी परसाई जी कहते हुए दिखते हैं कि लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली है या नाकों में रुमाल लगा लिया है। सफलता पाने के लिए हर एक आदमी अपनी नाक बंद कर लेता है और बंद करके वह सफलता के रास्ते तक पहुंचना चाहता है। और व्यंग एक ईमानदार अभिव्यक्ति है। तो नाक की बात कैफी साहब ने भी कही है कि हर एक आदमी आज नेताओं के ऊपर कि वह लोगों का जीवन जहन्नुम बना करके खुद जो है स्वर्ग बनाना चाहता है। नेताओं के ऊपर कि वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। और पहली जो भाग है, पहला वाला, हिंदुस्तान में बार बार क्राइसिस का आना और वजीरों की याददाश्त का खो जाना। साहिबान ज़िंदगी में नहीं, आपने फिल्मों में ज़रूर देखा होगा या कम से कम सुना होगा कि हीरो गुनगुनाता हुआ बल्कि चीख चीख के गाता हुआ हीरोइन को बचाने मौके से फ़ायदा उठाने चला जा रहा है। अचानक उसकी कार किसी से टकरा जाती है या हीरोइन भागते भागते ट्रक के नीचे आ जाती है। इस हादसे में न कोई मरता है न जान से गुजरता है,
सिर्फ याददाश्त रह जाती है। खैर साहिबान, जिस तारीख को इस विधानसभा में बहस होने वाली थी, इत्तेफाक उसी दिन ज़्यादातर वजीरों की कुर्सी, लास्ट वाला मैं पढ़ रहा हूँ, खाली थी। जैसा कि आप देखते होंगे जब किसी मुद्दे पे बहस होने वाली होती है तो कभी कभी विधानसभा या लोकसभा खाली रहती है। विधान परिषद के चेयरमैन श्री दुर्गादास ने बार बार घंटी बजाई, इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन जब कोई जवाब देने वाला नज़र न आया तो श्री चेयरमैन ने अफसोस के साथ फरमाया कि मैंने कई वजीरों को याद दिला दिया था, बल्कि डायरी में नोट करवा दिया था कि कम से कम आज उन्हें जिम्मेदारी से काम लेना और विधानसभा में आके सवालों का जवाब देना है। लेकिन ज़्यादातर वजीर आए नहीं और जो आए वह बैठे नहीं और तवज्जो दिलाओ तहरीक से बेतवज्जही की दहलीज पर दम तोड़ दिया। बुजुर्गों ने फरमाया कि चलाओ नहीं डट के तहरीक तुम और उसका रखो नाम कचरा हटाओ। तो इस तरह से उन्होंने कई जगह पे वो बातें कही हैं। और जो दूसरा उनका संग्रह है नई गुलिस्ता का, उसमें एक जगह महापुरुषों की जयंती पे व्यंग किया है। भाई मैं तो कहता हूँ अगर दुनिया में काम करना है, चाँद सूरज बन के अंधेरे से उभरना है तो दूसरों के रास्ते पे चलना छोड़ दो, अपना रुख उस तरफ मोड़ दो जिधर कोई दूसरी कौम नज़र उठाए न कदम बढ़ाए। अगर हमेशा इनके पीछे चलते रहोगे, अपना लोटी रस्सी लिए बगैर घर से निकलते रहोगे तो अपनी बात खाक मनवाओगे, भीड़ भाड़ में गुम हो जाओगे। एक बात यह भी है, जहाँ देखो गुजरात का जिक्र, सब अहमदाबाद की कहानी दोहरा रहे हैं, एक ही अफसाने पर बार बार सर हिला रहे हैं। भला महाराष्ट्र कैसे उनसे पीछे रहता। महाराष्ट्र ने शिवाजी की जयंती के मौके पर कई कस्बों को जला दिया। एक है इनका कि 24 साल बाद जाना अपने गांव मजवा में, ऐसे ही पाँच साल सोते रहना हिंदुस्तान की सियासी पार्टियों का और अचानक जाग उठना इलेक्शन के दिनों में और फिर सो जाना 5 साल के लिए बाद इलेक्शन के। या 20वीं सदी का हिंदुस्तान कबले मसीह के हिंदुस्तानी। मोमबत्ती का, आज महंगाई इतनी बढ़ रही है लेकिन उन्हें मोमबत्ती पे लिखा था कि 1.5 रुपये दर्जन से 2 रुपये दर्जन हो जाना मोमबत्ती का। तो इस तरह से उन्होंने कई जगहों पे चर्चा की है जो कि आज आपको मेरे समझ से कम दिखाई देती है। निदा फाजली ने और उन्होंने जो बातचीत की है उसमें निदा साहब की जो एक तरीके से निदा साहब जो उनसे कहना चाहते हैं कि आज हर आदमी न बनकर एक बीबी, कुछ बच्चे और 2-4 कुर्ते पजामा बन के रह जाता है। तो कैफी साहब का जिक्र यही था इसमें कि हर एक व्यक्ति केवल परिवार, घर, बीवी, बच्चे बन के न रह जाए, बल्कि अपने समाज की, अपनी दुनिया की, अपने लोगों की भी चिंता करे। और ये नई गुलिस्ता अभी और पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि उनकी कविताओं को, उनके गीतों को लोगों तक तो हम ले ही गए हैं, लेकिन नई गुलिस्ता को भी उनके लोगों तक ले जाएं, मिजवा तक ले जाएं, गांव में ले जाएं। जैसे वो शहर से गांव की तरफ गए थे, वैसे हम इस कैफी एकेडमी से आगे बढ़ कर के उनके गांव तक या हम सब के गांव तक इन बातों को पहुंचाएं, जिससे हीर रांझा के गीतों तक नहीं सीमित रहे, बल्कि उसके व्यंग को भी समझे। जैसे हरिशंकर परशाई हिंदी के व्यंग को उन्होंने एक पहचान दी, वैसे कैफी साहब भी उर्दू के व्यंग के पहचान के रूप में जाने जाएं। मैं यहीं पर अपनी बात ख़त्म करता हूं कि जो एक उधार सा है, जो जिम्मेदारी उधार है कैफी साहब की, हम सब उनकी जिम्मेदारी जो उधार है उसे पूरा करेंगे। आज स्मृति दिवस पर उन्हें बहुत बहुत सादर नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कैफी आज़मी एकेडमी का ये फॉर्मेट मुझे बहुत हमेशा अच्छा लगा कि वो
दो विषय विशेषज्ञों के बीच में वो एक पाठक को भी रखते हैं। मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं साहित्य का पाठक हूँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, इसलिए मानव समाज और संस्कृति में दिलचस्पी है। मैं अपनी बात जो है एक बड़ी अनयूजुअल इवेंट से शुरू करना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर रखूँगा, 5-10 मिनट बस। ये वाक़या कि जब कैफ़ी आज़मी साहब के घर वाले उनको मौलवी बनाना चाहते थे और यहाँ पास में एक सुल्तानुल मदारिस नाम का एक मदरसा है, शिया मदरसा है, वहाँ पर उनको भेजा गया था। ये तो बड़ा वाक़या बहुत आम है, जगह जगह पर आपने सुना होगा इस वाक़े को। मैं उसका एक दूसरा जो सप्लीमेंट्री एंगल है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो एक ट्रायंगल था पूरा, वो कैफ़ी आज़मी अकेले उसमें नहीं थे, उसमें 2 लोग और थे। इत्तेफाक से वो दोनों मेरे मामू थे उसमें। एक उसमें प्रोफेसर अमीर हसन आबदी थे, जो बड़े मशहूर पर्शियन के स्कॉलर थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डीन रहे, पद्मश्री भी थे। और दूसरे जो थे प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन, पाकिस्तान चले गए थे वो, और वहाँ जाके बहुत मशहूर मार्क्सवादी क्रिटिक वो जाने जाते हैं इस तरह से। ये तीनों लोगों की जो पैदाइश थी वो 2 या 3 साल के फ़र्क से थी, तीनों की, सब बराबर के थे तीनों लोग। और ये तीनों यहाँ पे थे। तो ये वाक़या मैंने अपने मामू के ज़बान से चूँकि सुना था, ये उस वाक़े की तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन मुझे बड़ी दिलचस्प बात ये लगी कि जब उन्होंने ये कहा हंस के मुझसे कि मेरा ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको मदरसों में भेजना चाहिए ताकि वहाँ से वो कम्युनिस्ट बन के निकलें। कैफ़ी आज़मी खुद कम्युनिस्ट थे, मुमताज़ हुसैन साहब मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट रहे, बड़ा मशहूर आदमी थे। और प्रोफेसर आबदी कम्युनिस्ट तो नहीं बने, लेकिन वो एथीस्ट थे, बहुत एबोट प्रोनाउंस एथीस्ट थे, जाने माने छुपाते नहीं थे इस बात को। तो इस तीनों का जो ये इन्हराफ हुआ मज़हब से, तो इनका कहना है कि वो मदरसों का बहुत बड़ा हाथ था उसके अंदर, तो इसलिए मदरसों को ज़्यादा बदनाम न कीजिए, मदरसों ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं। बहरहाल, तो ये जो अभी आपको बताया गया कि 1964 से 1972 के बीच ब्लिट्स निकला करता था। पहले सिर्फ अंग्रेज़ी में निकला करता था, बाद में हिंदी और उर्दू में भी निकलने लगा। तो मैंने उसको, चूँकि मैं अंग्रेज़ी वाली ब्लिट्स शुरू में पढ़ता था, बीके करंजिया को हम लोग बड़े बड़े जर्नलिस्ट मानते थे और बड़े इंतज़ार करते थे। उसमें ख्वाजा अहमद अब्बास का भी एक कॉलम हुआ करता था लास्ट पेज के ऊपर, आज़ाद कॉलम जो उनका था। बाद में जब हिंदी और उर्दू में भी निकलने लगा तो तब मैंने वहाँ नहीं देखा, लेकिन जब ये नई गुलिस्तान में मैंने देखा तब मुझे ये मालूम हुआ कि कैफ़ी साहब ने भी उसके अंदर करीब 64 से 72 साल, 72 के बीच, 1972 के बीच में बड़ा रेगुलर कॉलम लिखा है। और जब मैं उसको पलट रहा था उसके कंटेंट्स को, जो लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, तो उसमें मैंने ये देखा कि अपने ज़माने के जितने भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो हालात थे उसके ऊपर उनकी कितनी पैनी नज़र थी उनकी, और वो किस तरह से अपने कॉलम को, जो एक ट्रेडिशनल तरीका है दास्तान गोई का, उस अंदाज में लिखते थे। साहिबों या साहिबान, इस तरह से जैसे दास्तान गोई में कहा जाता था, या नौटंकी वगैरह में कहा जाता था। तो इस तरीके से उन्होंने उसको लिखा, और उसको इसलिए कि वो लोग उसको दिलचस्पी के साथ पढ़ें, लोग एंजॉय भी करें और बहुत बोझल न होने पाए वो। तो बहुत से मैंने पढ़े, मैं उसमें कोई पढ़ूँगा नहीं, इसलिए कि आप कई पढ़ चुके हैं उसमें। मैं सिर्फ उसमें कुछ के सिर्फ टाइटल्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे, जो उनके लेख उसमें, वो सिर्फ टाइटल पढ़ूँगा, जिससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि किताब में क्या होगा लेखों का। जैसे सुब्रमण्यम का 30 मुल्कों के राजदूतों को बुलाना और अनाज के लिए भीख मांगना,
ये सी सुब्रमण्यम फूड मिनिस्टर हुआ करते थे उस ज़माने में, और बड़ा फूड क्राइसिस था यहाँ पर। ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं आया था, हम दाने दाने को तरस रहे थे, बाहर से PL 480 की खैरात हमको मिल रही थी अमेरिका से। उसका मजाक उन्होंने उड़ाया है उसमें एक लाइन जो है उन्होंने लिखा कि खजाना भरा है, सिर्फ रोटी नहीं है। क्या तुम हीरे जवाहरात खा सकते हो? फिर एक लेख उनका जो है वो 1965 की जो इंडो पाक वार थी उसके ऊपर, कि किस तरह से शास्त्री जी गए थे वहाँ पर ताशकंद में और सडनली ही पास्ड अवे। तो उन्होंने लिखा कि दोस्ती के लिए जन्म लेना और दोस्ती के लिए जान देना। और बाद में एक लाइन उन्होंने बड़े मार्के की लिखी उसमें, अपना काम ख़त्म करके 1 मिनट भी दुनिया में रहना गवारा न किया, चले गए। एक और का टाइटल है, एक और लेख का उनके कॉलम का, बेकार बैठे लीडरों का घबरा जाना और जगह जगह कौमी यकजहती यानी नेशनल इंटीग्रेशन और कौमी यकजहती के जलसे बुलाना। इसमें तो उन्होंने उनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं कि किस तरह से ये लोग जो हैं वो नेशनल इंटीग्रेशन का मजाक बनाए हुए हैं, खाली गोष्ठियाँ करते हैं और कोई काम फील्ड में ऐसा नहीं करते जिससे कौमी यकजहती बढ़े। जिससे एक और बहुत अच्छा उनका कॉलम जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो लेख, आज़ाद हिंदुस्तान में गांधी जी का बार बार आना और बार बार कत्ल होना। उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं जब गांधी जी की समाधि पर गया और मैंने कान लगाया तो उसमें से आवाज़ आ रही थी कि मैं बार बार कत्ल हो रहा हूँ, हर दंगे में मैं कत्ल होता हूँ। एक उनका और लेख का जो उन्वान है वो है अमरीकी डायनासोर का अपने डील डोल पर इतराना और वियतनाम के जंगलों में जाकर फंस जाना। अब ये जो है वो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर भी वो कितना सटायरिकल हो सकते थे। यानी और ये हम सबको पता है कि किस तरह से वियतनाम ने अपने छोटे छोटे हथियारों से और अपनी गोरिल्ला वारफेयर से दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत को किस तरह से धक्का मार के बाहर निकाला था। एक और है, एक नेता और अजदहे का मुकाबला और हार जाना अजदहे का। एक और है, मथा जाना हिंद महासागर का और गैर जानिबदारी का उसमें से निकलना, नॉन अलाइनमेंट का। हिंद महासागर का मथा जाना और उनमें से नॉन अलाइनमेंट का निकलना। ज़रूरत एक कल्चर की पाकिस्तान के लिए, ये तो बहुत ही दिलचस्प, बड़ा संजीदा भी है, बहुत कुछ लिखा भी है। कैफी आज़मी साहब ने इसके ऊपर भी अलग से भी बहुत लिखा है कि किस तरह से उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि कैसे किसी एक्सक्लूसिव पाकिस्तानी कल्चर और एक्सक्लूसिव पाकिस्तान की हिस्ट्री कैसे वो फैब्रिकेट करें, कैसे बनाएं, उसको कैसे बनाएंगे, बिना हिंदुस्तानी कैसे बनेगी वो बन ही नहीं सकती वो तो। इसलिए हमें कैसे एक सिविलाइजेशनल वैल्यू में रह रहे हैं जिसमें बिना उसकी तो आप बात ही नहीं कर सकते उसकी। बड़ा अच्छा इसमें व्यंग्य है इसमें। फिर हवा भरना अमेरिका का पाकिस्तान के गुब्बारे में और फूट जाना गुब्बारे का। एक और जो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें वो है सफ़र करना रेलवे मंत्री का 3rd क्लास में। और उन्होंने कहा कि पहली बार उनको पता चला कि इंसान ऐसे परिस्थिति में भी सफ़र करते हैं। उन्हें पूछा ये कौन डिपार्टमेंट डील करता है, ये रेलवे मंत्री पूछ रहे हैं कि ये कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहा है जिसके कंपार्टमेंट्स और जिसके डिब्बे ऐसे होते हैं। तो उनको पीए बताता है कि सर आप ही उसके हेड हैं। और एक जो बहुत अच्छा है जो मेरे दिल के बहुत करीब भी है वो है 20वीं सदी का हिंदुस्तान और क़ब्ल मसीह के हिंदुस्तानी, यानी ईसा पूर्व के हिंदुस्तानी। यानी हिंदुस्तान तो 20वीं सदी का हो गया
लेकिन हमारी सोच, हमारी जहालत वो बिल्कुल वो ईसा पूर्व के बल्कि और भी पीछे की तरफ जा रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अभी कटा नहीं अपनी जहालतों का सफ़र, अभी कुछ और हमें उल्टे पांव चलना है। इस तरह से, और वो जो बात उन्होंने बहुत इशारों में कही, यानी इन लफ्ज़ों में नहीं कही थी जो जिन अल्फाज मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसका सार यही था, मतलब यही था कि हम लोग हिंदुस्तान में आज भी 21वीं सदी में भी हम कई शताब्दियों में एक साथ जी रहे हैं। एक बहुत बड़ा सेक्शन हमारा ऐसा है जो 18वीं शताब्दी में रह रहा है, क्योंकि उसकी सोच, उसके सब कुछ वैसे ही है। एक सेक्शन 19वीं शताब्दी में भी है, 20वीं शताब्दी में भी कुछ लोग आ गए हैं, और 21वीं में तो बहुत ही कम लोग आए हैं। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 21वीं शताब्दी अपना हार और फूल लिए खड़ी रही और वो हमसे बच के कतरा के निकल गई जैसे कहीं। तो ये बहुत ही बाइटिंग सटायर है उनका ये वाला, कि किस तरह से जहालत, अंधविश्वास, और हम बात कर रहे हैं 20वीं सदी की। एक जगह पर वो कहीं, मैंने उसमें, मुझे इस पर ध्यान नहीं पड़ रहा है कि मैंने अलग से उसके किस कंटेक्स्ट में उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये भी है लीडर्स के ऊपर या कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने इसी तरह के, उनकी ये भी 4 लाइनें थी जो मैं बहुत कोट किया करता हूँ, जिसको यादगारे ज़माना है ये लोग, याद रखना फसाना है ये लोग, फिर न दुनिया में तन सकेंगे कभी, आखिरी शामियाना है ये लोग। ऐसे ही लोगों के लिए शायद ये जो आखिरी शामियानों के लिए उन्होंने ये बात कही थी। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि वो एक बेहतरीन शायर, थिंकर, तरक्की पसंद तहरीक के एक बहुत बड़े पिलर सिर्फ नहीं थे, या फिल्मी गीतकार या मुकालमा निगार सिर्फ नहीं थे, बल्कि एक सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल थिंकर भी थे एक तरह से वो, जो अपनी बातों को, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को बहुत सादगी के साथ बयान कर सकता हो। और ये जो 2 वॉल्यूम में जो वो कॉलम उन्होंने लिखे और जिसका ये संकलन है, ये इससे ये बात पूरी तरह से साबित होती है कि वो कितने मल्टी टैलेंटेड आदमी थे। यानी वो एक तरफ हीर रांझा जैसी चीज़ लिख रहे हैं और दूसरी तरफ ब्लिट्स के अंदर वो रेगुलर वो कॉलम लिख रहे हैं, और मुझे बताया गया कि लोग उसका बेचैनी से इंतज़ार करते थे उनकी कॉलम का। और जब वो कॉलम लिखना उनका बंद हुआ सन 72 के बाद, तो काफ़ी लोगों ने बुरा माना शायद उसका। तो बहरहाल इस तरह से हम कैफी आज़मी साहब की याद को सलाम करते हैं, और यह हम मान के चलते हैं हम सब कि कैफी आज़मी को याद करना सिर्फ एक आदमी को याद करना नहीं है, बल्कि एक नज़रिए को याद करना है, एक वैल्यू सिस्टम को याद करना है, और एक इतिहास के एक बड़े इतिहास पुरुष को याद करना है। शुक्रिया। बुज़ुर्गों और दोस्तों, ख़वातीन व हज़रात, आज कैफ़ी साहब का यौम वफ़ात है, तो हम सब उनको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। कालम वगैरह पर बात अच्छी खासी आपने कर दी और उदयवान ने भी कर दी, मुख्तसरन 1-2 इशारे में भी कर दूंगा, लेकिन मेरा जी चाह रहा है कि आज मैं उनको याद करूं। मैं 1974 में मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उर्दू से एमए किया। मुझे याद है कि 1974 में ही इलाहाबाद की किसी तकरीब में शिरकत करने कैफ़ी आज़मी साहब, नियाज़ हैदर साहब, वामिक जौनपुरी साहब और अजमल अजमली साहब, ये 4 के 4 इलाहाबाद आए
और जब तकरीब से फारिग हुए तो मेरे उस्ताद प्रोफेसर अकील रिजवी ने अपने घर पर चाय पर इन चारों को बुलाया और मुझे भी बुलाया। 2-3 कॉमरेड्स और भी आए। उसी नशिस्त में कैफ़ी साहब की तजवीज़ हुई कि अभी इलाहाबाद में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की शाख कायम की जाए। चुनांचे उसी वक्त शाख कायम हुई। हिंदी उर्दू के अदीब उसमें सेलेक्ट किए गए। प्रोफेसर अकील रिजवी को सदर बनाया और कैफ़ी साहब ने मुझे उसका सेक्रेटरी बनाया और ये कहा कि नौजवान आदमी सेक्रेटरी हो, भाग दौड़ जो कर सके ये वो। अच्छा, मेरे घर में मजहबी माहौल तो ज़रूर था लेकिन सूफियाना माहौल था। शिया सुन्नी का सब बड़ा मिला जुला माहौल था। मेरे वालिद सूफ़ी कल्चर, सूफ़ी कैरेक्टर के आदमी थे, तो किसी तरह का तासुब कोई कुछ नहीं था। और ये कम्युनिज़्म और मार्क्सिज़म से पहले जो भी तरक्की पसंदी हमारी रवायत में मिलती है वो सूफ़ीज़्म के ही हवाले से मिलती है। ह्यूमनिज़्म, सूफ़ीज़्म, भाई कबीर क्या थे, मीर क्या थे, नज़ीर क्या थे। उस वक्त तो मार्क्सिज़्म नहीं था, मगर क्या ज़बरदस्त शायर थे, इंसान दोस्त शायर थे। खैर, तो जैसे मुझे ये लगा, नौजवान था, शोहरत वरत भाग दौड़ मेहनत वो सब तो थी, लेकिन अंदर से कहीं मुझे लगा कि मुझे एक रास्ता मिल गया, मुझे एक नज़रिया मिल गया। और मैं लग गया उसकी मीटिंगें ये वो। अब कैफ़ी साहब जितनी बड़ी शख्सियत थे उनको भूल भी जाना चाहिए कि इलाहाबाद की शाख बनी, लेकिन वो उस वक्त बम्बई में रहते थे, लेकिन अपने गांव मिजवा बराबर आते थे। और एक बार जब मिजवा आए तो उन्होंने मुझे एक पोस्ट कार्ड लिखा कि मैं मिजवा पहुंच रहा हूं और तुम वहां आओ, मुझसे मिलो। तो मैं अपने चंद दोस्तों के साथ मिजवा उनके गांव गया पहली मर्तबा। मुझे सन तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी मेरी मुलाकात उनके गांव मिजवा में हुई और मैंने उनका घर देखा, कच्ची पक्की सी सड़क देखी जिसको वो बनवाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत सारे गांव की तरक्की के लिए काम कर रहे थे। फिर वो जब भी मिजवा आते, जौनपुर आते, इलाहाबाद आते, लखनऊ आते, मुझे ज़रूर मुत्तला करते। ये नौजवान बैठा हुआ है, बुनियादी तौर पर जौनपुर में है तो आज़मगढ़ का, लेकिन आजकल जौनपुर पोस्टेड है। जौनपुर में एक हिंदी भवन है अजय कुमार का, वहाँ वामिक का जश्न मनाया गया। वामिक जौनपुरी और अजय वामिक जौनपुरी के बहुत ही अकीदतमंद थे। तो कैफ़ी साहब ने कहा कि फ़ातिमी को बुलाओ। अच्छा, जौनपुर मेरा ननियाल, आते जाता रहता था। कैफ़ी फ़ातिमी आएंगे और कलीदी खुतबा वामिक जौनपुरी पर वो देंगे। हम अपने घर में वामिक साहब का बड़ा जिक्र सुनते थे। चुनांचे मैं पहुंचा और मैंने खुतबा कलीदी क्या जो भी खुतबा था दिया। वहाँ फिर मेरी मुलाकात कैफ़ी साहब से, वामिक जौनपुरी से, और धीरे धीरे ये मुलाकातें बढ़ती गईं। अली सरदार जाफरी तक मैं पहुंचा, मजरू साहब पर पहुंचा, कैफ़ी साहब, वामिक साहब और बहुत सारे दूसरे। इत्तेफाक से ये सब के सब यूपी के थे और ये सब के सब जमींदार घरानों के थे। मैं आपसे बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात कही नदीम साहब ने कि मदरसे से निकाले गए। तो वाकई आपने मदरसे का जो कहा, तो जहां हम मदरसे के शुक्रगुजार हैं, वहाँ हम इन ज़मींदार घरानों के भी बड़े शुक्रगुजार हैं कि ये सारे के सारे सबसे पहले अपने गांव, अपनी ज़मींदारी से बगावत करके निकल के आए थे। कैफ़ी भी उसमें शामिल है। अब वाक़यात हैं लंबे, मैं इसको क्या दोहराऊं। घर वालों ने ये सोचा कि भाई अंग्रेज़ी तो क्या पढ़ाया जाए, एक लड़के को मदरसे की अरबी फ़ारसी की तालीम दिलाई जाए।
और उस तरह से उन्होंने लखनऊ में सुल्तानुल मदारिस में भेजा। मैं उस पर अभी आता हूँ। आप यकीन कीजिए कि इस लंबी मुद्दत में 50 मुलाकात कैफी साहब की, बम्बई में, दिल्ली में, अजय भवन में, यहाँ वहाँ बेशुमार। इलाहाबाद भी मैं बुलाता था उनको। एक बार वो बम्बई से इलाहाबाद आए तो गाड़ी दूसरे या तीसरे नंबर प्लेटफार्म पर रुकी। अब उनके लिए चढ़ना मुश्किल था। अब फालिज की जो शक्ल थी उनकी, तो मैंने जब उनको सहारा देना चाहा तो मेरा हाथ झटक दिया, और जो हमें बुरा लगा कि ये इस तरह से। बाद में वो भी समझे तो उन्होंने कहा, माफ़ करना फातमी, मैं कोई सहारा लेने को तैयार नहीं हूँ। फालिज जिस तरह मेरे ऊपर आया है और मैंने फालिज के साथ जो सलूक किया है, उसको देखते हुए अब किसी शरीफ आदमी पर तो फालिज आने से रहा। वो इंजॉय करते थे। मैंने जब देखा तो उनको फालिज की ही शक्ल में देखा। पहले जाहिर है कि नहीं था, मैंने उस वक्त नहीं देखा। लेकिन वो हिम्मत 86 में हमने उनको जब गोल्डन जुबली मनाई, PWA की इलाहाबाद में बनाई, तो उसमें आई के गुजराल आए, अली सरदार जाफरी आए, कैफी साहब आए, वामिक साहब आए। तो उसी ज़माने में उनका एक मजमुआ आवारा सजदे छपा था। उसमें एक नज़्म बहुत कंट्रोवर्शियल हो गई थी, बहरूबनी के नाम से, और मुसलमानों में बड़ा हंगामा था कैफी साहब के ख़िलाफ़। चुनांचे हमारे जलसे की भी मुखालफत की गई, क्योंकि उसमें कैफी साहब आ रहे थे। अब हम लोग डर गए कि भाई सब कहीं गड़बड़ ना हो जाए जलसा। लेकिन खैर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हम लोग को बुलाया और सिक्योरिटी दी, और कैफी साहब को फूलपुर में ही रोक दिया गया, जो इलाहाबाद वाला फूलपुर है, कि वहाँ न जाइए, वहाँ आपके ख़िलाफ़ बड़ा हंगामा है। लेकिन कैफी साहब ने कहा, नहीं मैं जाऊँगा, अब तो मैं और जाऊँगा। और वो आए, उन्होंने कुछ हमसे नहीं बताया। जलसा हुआ, शानदार कॉन्फ्रेंस हुई है, वो बाद में सब बताया उन्होंने हमसे। इतने बहादुर आदमी वो थे। बहुत सारे वाक़यात हैं, मैं क्या अर्ज़ करूं। मुझे तरक्की पसंद बनाने में, कम्युनिस्ट तो मैं न बन सका, लेकिन तरक्की पसंद बनाने में कैफी साहब और वामिक साहब, और बाद में ही जो हमारे नक्काद थे, मोहम्मद हसन और कमर रईस और शारिफ रुदलवी, इन लोगों से और इन बुज़ुर्गों से, और कैफी साहब का सबसे, इनसे मुलाकातें ज़्यादा हुई। शायद इसीलिए शारिफ साहब के इंतकाल के बाद मुझे इन लोगों ने इस कैफी आज़मी कमेटी का सदर बना दिया। और मुझे तकल्लुफ़ तो था, लेकिन कैफी साहब के नाम पर बनने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि मैं एक ऐसे आदमी के नाम से। फिर वो आए लखनऊ सुल्तानुल मदारिस में। आप देखिए, गज़ल गोई की शुरुआत वो अपने गांव में ही कर चुके थे। इतना तो ज़िंदगी में किसी के खलल पड़े, मरने से हो सुकून ना, जीने में क्या, हंसने में कल पड़े। अब कल पड़े कितना गैर मामूली काफिया है, तो कल पड़े, और पूरी गज़ल है। लेकिन एक आदमी जब गज़ल से, आमतौर पर गज़ल से ही शुरुआत होती थी, लेकिन जब सुल्तानुल मदारिस में मौलवियों की बदसलूकियाँ और बद अखलाकियाँ देखी, और एक वाक़या लिखा है कि उसी ज़माने में अंगारे छप कर आई थी ताज़ा ताज़ा, आज साल 6 महीने के अंदर। तो एक कमरे में कई मौलवी अंगारे की कहानियाँ बड़े मज़े ले लेके पढ़ रहे थे। ये सब मंजर और कुछ और ज़्यादतियाँ, उन्होंने मदरसे के ख़िलाफ़ एहतजाज करना शुरू कर दिया। अब देखिए, ज़मींदारी निज़ाम से भी बगावत की, और मदरसे में भी आके यहाँ उन्होंने मजहबी निज़ाम या मौलवियाना निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत की। उन्होंने उधर से गुज़र रहे थे, इसी लखनऊ में अली अब्बास हुसैनी अपने तांगे पर, उन्होंने देखा कि एक नौजवान बड़ी जोशीली नज़में पढ़ रहा है। अब आवाज़ बड़ी भारी भरकम थी कैफी साहब की, गरजदार। इसी आवाज़ पर शौकत साहिबा मर मिटी थी, और फिर इश्क का चक्कर हुआ और शादी हुई। तो वो तांगा रोक दिया अली अब्बास हुसैनी ने, और
नज़्म ख़त्म हुई तो इशारे से कैफ़ी साहब को बुलाया। क्या नाम है तुम्हारा? उस वक्त कैफ़ी उनका तखल्लुस हो चुका था, लेकिन अतहर अली रिजवी, ये शायद यही नाम था उनका, अतहर हुसैन रिजवी। हाँ, उन्होंने अपना नाम बताया कि लाओ मेरे साथ तांगे में बैठो, और उसको तांगे में बैठा के एहतिशाम हुसैन के यहाँ ले गए, जो बारूद खाने में यहाँ रहते थे। एहतिशाम साहब उनको अली सरदार जाफरी के पास ले गए, जो उस वक्त फेडरेशन के सेक्रेटरी वगैरह थे, यहाँ CPI के सेक्रेटरी वगैरह थे। बस एहतिशाम साहब और अली सरदार जाफरी का जादू कुछ ऐसा चला कि धीरे 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 उनका कम्युनिज्म की तरफ रुझान बढ़ता चला गया। ये भी बताता चलूँ कि वो सब सिर्फ अरबी और फ़ारसी और सिर्फ उर्दू जानते थे, अंग्रेज़ी उन्होंने कभी नहीं पढ़ी। अजीब बात है, ये कुछ लोग इस पर इल्ज़ाम भी लगाते हैं, मैं भी आता हूँ उस पर बात करते हैं। एहतिशाम साहब और अली सरदार जाफरी ने उनको फेडरेशन से जोड़ा। फिर वो यहाँ एक इश्क में भी मुब्तला हो गए कैफ़ी साहब। इश्क तो करना ही चाहिए, इश्क तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिराक साहब कहा करते थे कि इश्क करना बहुत ज़रूरी है, चाहे नाकाम ही इश्क क्यों ना हो, बहुत ज़रूरी। अगर आप इश्क नहीं करते, क्या गौर से सुन रही हो, ठीक है, एकदम मज़ा आ रहा है इनको। अगर आप इश्क नहीं करते तो मोहब्बत के सोते जो आपके दिल में हैं वो सब सूख जाते हैं। जैसे शराब के लिए कहा था, एक गूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए, तो वो खैर वो इश्क हुआ, उसमें कुछ ख़तरनाक बातें पैदा हुई, तो कैफ़ी साहब को यहाँ से कानपुर भेज दिया गया। कानपुर सनती शहर, बैठे हुए हैं खान फारूक, सनती शहर, वहाँ इनको और कारखानदार मिले, मजदूर मिले, कारखाने मिले। तो उनके अंदर का जो एक कम्युनिस्ट जो अभी शुरू हुआ था, एक बच्चा था, धीरे धीरे वो जवान होने लगा। और उसी ज़माने में उन्होंने जो चंद नज़में कही थी, गज़ल छोड़ के वो नज़्म की तरफ आ रहे हैं। ये भी बड़ा नाजुक पॉइंट है कि आप गज़ल में ज़रा उस वक्त तक इनकलाबी सूरतें और इश्तराकी सूरतें ज़रा ना के बराबर थी। वो बाद में मजरू ने, जज्बी वरा ने पैदा की, वो एक अलग बात है। लेकिन नज़्म, खिताबिया नज़्म कहने लगे। और फिर सरदार जाफरी के मशवरे से उन्होंने चंद नज़में सज्जाद ज़हीर को भेजी, जो बम्बई से कौमी जंग निकालते थे। और सज्जाद ज़हीर के एक मुख्तसर लेकिन बाअसर तनकीदी नोट के साथ वो 5-7 नज़में छपी। और नोट का उन्वान था कि उर्दू शायरी में एक फूल खिला है, सुर्ख फूल। सुर्ख फूल बड़ी मानियत है। और कानपुर के ही चंद दिनों के बाद फिर उनको बम्बई बुला लिया गया कौमी जंग के लिए। अब बम्बई गए तो बम्बई में कम्युनिस्टों का, तरक्की पसंदों का एक झमघटा था। और फिर वहाँ की ज़िंदगी की मैं बहुत तफसील में नहीं जाऊँगा, कुछ फिल्मी ज़िंदगी के इशारे आपने पिछले इजलास में देखे। लेकिन कैफ़ी आज़मी कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार फुटपाथ पर बेचते थे। अगर उन्होंने फुटपाथ पर अखबार न बेचा होता तो मकान जैसी नज़्म नहीं कह सकते थे। देखिए ज़रा, ज़मींदार का बेटा, सज्जाद ज़हीर भी ज़मींदार के बेटे, सरदार जाफरी भी, और लोग भी, वामिल साहब भी। सज्जाद ज़हीर का तो कमाल ये था कि ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, इलाहाबाद आए, वकालत नहीं की, PWA की बुनियाद डाली, फिर लखनऊ आए, गांधी के असर में आए, खद्दर को कुर्ता पजामा पहना। उनके भाई लोग कितने आला आला ओहदे पर थे, क्या ना चाहते उनको मिल जाता। लेकिन गांधी का और तहरीक आज़ादी का और कम्युनिस्ट पार्टी का ये सब असर था। बाद में फिर 1936 वाला में जब बनी तो उसकी अलग कहानी है। यही असर कैफ़ी आज़मी पर था। बम्बई की कम्युनिस्ट ज़िंदगी, सुर्ख परचम की ज़िंदगी, जद्दोजहद और संघर्ष की ज़िंदगी।
जो लोग कमरे में बंद करके किताबें पढ़ते हैं, अच्छी बात तो हो सकती है, लेकिन वो नॉलेज सिर्फ बुकिश नॉलेज तक महदूद होती है। जिसने फुटपाथ नहीं देखा, जिसने गरीब मजदूर किसान को नहीं देखा, जिसने जिंदगी को नहीं देखा, वो इनकलाबी और अवामी शायरी क्या किसी तरह की शायरी, अच्छी शायरी नहीं कर सकता। वो अवाम इंसानी शायरी नहीं कर सकता। आलिम होना और बात है, शायर होना, तरक्की पसंद शायर होना, इंसान दोस्त शायर होना और बात है। तो ये अर्ज करूं कि कैफी मदरसे के तालिब इल्म थे, इसलिए अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए और जिंदगी भर अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए। बहुत शुद्ध-बुद्ध अंग्रेजी उनकी थी। बाद में उन्होंने लखनऊ से अदीब कामिल और इलाहाबाद से मुंशी कामिल सब किया। उन्होंने मुझे ख़त लिखे कि तुम चले जाओ, ज़रा मेरा सर्टिफिकेट निकाल दो। बड़े अच्छे अच्छे ख़त हैं मेरे पास उनके, और ये करो वो करो। अर्ज़ ये करना है कि शऊरे इल्म के लिए या शऊरे कायनात के लिए अंग्रेज़ी पढ़ना तो इतना ज़रूरी नहीं। अल्ताफ़ हुसैन हाली या सर सैयद अहमद ख़ान बहुत ज़्यादा अंग्रेजी तो नहीं जानते थे। मिर्ज़ा गालिब तो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक जगह लिखा है अपनी किताब मुक़द्दमे शेर व शायरी में कि बड़ी शायरी के लिए जो 3 मकासिद उन्होंने लिखे हैं, उसमें पहला तो मौज़ूनियत है और दूसरा मुताले कायनात, जिंदगी का मुताला, और तीसरा और है तो जिंदगी का। फिराक ने हाल ही पर लंबा मजमून लिखते हुए एक जगह लिखा कि अच्छी उम्दा शायरी और बामकसद शायरी के लिए शऊरे इल्म से ज़्यादा शऊरे कायनात ज़रूरी हुआ करता है। आप 1000 आलिम हों, मेरा इशारा समझिएगा, लेकिन अपनी लाइब्रेरी में बंद हैं, IAS ऑफिसर हैं, आलीशान बंगले में रहते हैं, कार से आप जाते हैं और कार से आते हैं, आलीशान दफ्तर में रहते हैं। इल्म तो आपके साथ आ सकता है, लेकिन इंसानी तजुर्बा, ज़िंदगी का तजुर्बा आपके पास नहीं आ सकता, जो बहुत ज़रूरी है शायरी के लिए, जो कैफी साहब के पास था। ये मैं बताना चाहता हूँ। गहरा समाजी शऊर रखना, तहजीबी शऊर रखना, सकाफती शऊर रखना, ये ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेज़ी जानने की। आप जानते हैं अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पहला उर्दू का बड़ा शायर जो अंग्रेज़ी और फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री और कल्चर सब जानता है, वह है अल्लामा इक़बाल। यहीं से वो एक तरह से फ़िक्र और फ़लसफ़े का सफ़र शुरू। ऐसा नहीं कि इससे पहले फ़लसफ़ा नहीं था, बाज़ाब्ता। और फिर फैज़ पढ़े लिखे थे, सज्जाद ज़हीर बेहद पढ़े लिखे थे, अली सरदार जाफ़री बहुत पढ़े लिखे थे। उतना पढ़े लिखे कैफी आदमी नहीं थे। और फिर एक मरहला ये भी था कि जहाँ फैज़ का, मखदूम का, मजाज का, सरदार जाफ़री का सूरज जगमगा रहा हो, वहाँ एक कम पढ़े लिखे आदमी को अपनी पोजीशन बनाना, अपनी पहचान बनाना कितना मुश्किल काम था। आखिर कोई तो बात थी कि कैफी ने इन सब के बीच में अपनी एक हैसियत बनाई। इन लोगों के बीच में जाके फिल्मों में उस तरह कामयाब नहीं हुए जितना मजरू हुए, साहिर हुए। होता है, ये तो एक मैटर ऑफ चांस है, लेकिन उनका अखबारों से जो वाबस्तगी है वो गैर मामूली थी। और समाजी ज़िंदगी पर जो नज़र थी, उनकी नज़र होना और बात है, शऊर और फ़िक्र फ़लसफ़ा होना और बात होती है। निदा फाजली का एक शेर है, बड़ा दिलचस्प, सुनिए। क्या है वो? सूरज में क्या, बारिश में नहाओ, सूरज में निकलो, मैं भूल रहा हूँ। शौक, हाँ, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो।
धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। देखिए, ये आप किताब से आपके पास इल्म तो आ जाएगा, या जो आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, इससे आपके पास इत्तलात तो आ जाएंगी, लेकिन बसीरत आती है जिंदगी के तजुर्बों से आती है। मसर्रत से बसीरत तक, एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बड़ा मशहूर अली अहमद सरूर की किताब का भी नाम है, मसर्रत से बसीरत तक। बसीरत आती है उन किताबों से जिनमें जिंदगी के तजुर्बे भरे हो। अरे साहब, एक कहानी है कृष्णदर की, कचरा बाबा। बहुत ही मामूली सा एक कचरा बाबा है जो कूड़े की पेटी के किनारे टेक लगाए बैठा रहता है और कूड़े की पेटी से निकाल निकाल के वो खाता है। रोज कृष्णदर उधर से गुजरते हैं, उसको गलीज कचरे बाबा को देखते रहते हैं और अपने दफ्तर निकल जाते हैं। कोई आया क्या? अच्छा, तो मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात। तो वो निकल जाता है। एक दिन कचरे बाबा को पेटी में एक नवजायदा बच्चा मिला। अब वो उसको उठा लेता है, उसके अंदर ममता जाग जाती है और फिर कहानी बहुत खूबसूरत क्लाइमेक्स के साथ ख़त्म होती है। और अब अगर कृष्णदर ने उस गलीज आदमी को करीब से न देखा होता तो कहानी लिख सकते थे। आप सोचिए कि जिस अदब में महबूब और माशूक, हूर और परी और कनीज हो, वहां प्रेमचंद बूढ़ी काकी पे कहानी लिख रहा है। वो बूढ़ी काकी जो नाबीना है, जिसकी झुर्रियां पड़ी हुई। धनिया उर्दू नावल की सबसे बड़ी किरदार, निस्वानी किरदार बनती है, जिसकी साड़ी फटी हुई है, जिसके बाल चिकट हैं। ये है जिंदगी का शऊर। इस तरह से उन्होंने, कैफी साहब ने अभी बताया, नदीम साहब ने, 8-9 बरस ब्लिट्स में हर हफ्ते कॉलम लिखा उन्होंने। अब जिसके सिर्फ उन्वान मुलाजा कीजिए। मैं वो हो जाना अमेरिका, मैं सिर्फ उसके उन्वाना सुना रहा हूँ। मैं हो जाना अमेरिका का समुंदर में, अर्थी पर मुर्दे का बदल जाना, बैगन और गुलाब की लड़ाई, आज़ाद हिंदुस्तान में गांधी जी का बार बार होना, बार बार कत्ल होना आपने लिया। इसी तरह से अदबी नौयत के कालम, गोरगी का पहली मरतबा हिंदुस्तान आना, बहुत दिलचस्प कालम है। हिकायात मिर्ज़ा गालिब और बोतल वाली की, मिर्ज़ा गालिब की शताब्दी, बहुत सारे उन्वानात हैं, मैं क्या पढ़ूँ। 9-10 बरस तक हर हफ्ते कॉलम लिखना समाजी शऊर के बगैर, तारीखी तहजीबी शऊर के बगैर तो नहीं लिखा जा सकता। 3 या 4 पतले पतले मजमूए हैं जिससे इस आदमी ने अपना बड़ा कद बुलंद किया, और 2 जिल्दों में ये कॉलम है, उर्दू में भी हैं और हिंदी में भी है। मैं हैरान रह गया इन कॉलमों को पढ़कर। तो मैं आज इस मौके पर ट्रिब्यूट पेश करता हूँ और एकेडमी के सदर की हैसियत से तमाम स्पीकर्स, डॉक्टर खान फारूक का, कुलशेर साहब का, नलिन रंजन सिंह का और आप दोनों का एक मेज़बान की हैसियत से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज दोनों इजलास बड़े अजीब गरीब मौज़ूआत के थे। हमको शायर को इन जावियों से भी देखना चाहिए और स्वीपिंग रिमार्क्स से हमें परहेज़ करना चाहिए कि कैफ़ी तो नारेबाजी के शायर हैं, कैफ़ी तो इनकलाब के सिर्फ शायर हैं। इनकलाब का शायर होना क्या बुरी बात है? ज़रा आप करके दिखाइए दमदार शायरी। और कहाँ हो भाई, इनकलाब की शायरी करना या इश्तराकी शायरी करना, ये मजदूर, यानी खूबसूरत को खूबसूरती में बदल देना अच्छी बात है, लेकिन बदसूरती को खूबसूरती में बदलना, यह है इश्तराकी जमालियात। ये इसको कहते हैं मार्क्सिस्ट एस्थेटिक, सौंदर्यशास्त्र, सौंदर्यशास्त्र, कि जहाँ धनिया सबसे बड़ी हीरोइन बन जाती है, जहाँ बूढ़ी काकी कालू भंगी
जैसा अफसाना जन्म लेता है, बिच्छू की नानी इस्मत चुगताई, नानी बूढ़ी औरत मरकजी किरदार बन जाती है। ये असल जमालियात, जिसे मार्क्सवादी जमालियात आप कह सकते हैं, ये हम तरक्की पसंदों ने दिया, हमारे बुजुर्गों ने दिया, जिसके नक्श कदम पर हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।